आज हम एस्कोमाइसिटीज़ के एक सदस्य के बारे में बात करेंगे। ईस्ट, आपने नाम बहुत सुना होगा। बहुत जितना भी बेकिंग इंडस्ट्री है वो ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। सेक्रोमाइसिटीज़ कॉमन जो ईस्ट होता है, जो काम में लिया जाता है, उसको हम सेक्रोमाइसिटीज़ बोलते हैं। इसका वर्गीकरण अगर हम देखें तो एस्कोमाइकोटिना सब डिविजन, हेमी एस्कोमाइसिटीज़ क्लास है, एंडोमाइसिटेल्स ऑर्डर और सेक्रोमाइसिटेसी इसका फैमिली है एन्सवर्थ के अकॉर्डिंगली। हेमियास्कोमाइसिटीज़ में जनरली शुगर रिच मटेरियल पे रहने वाली फंगस पाई जाती हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर रहती हैं। अधिकांश सदस्य जो इसके हैं में मोस्टली वो सेप्रोफिटिक हैं, मृतोपजीवी हैं। इसमें एस्कोकार्प नहीं पाया जाता। ऐसा है जो है डायरेक्टली डिप्लॉयड सेल से डेवलप करते हैं। माइसीलियम या तो नहीं होता, यूनिसेलुलर होते हैं, या फिर बहुत कम डेवलप्ड होता है। ठीक है। और एस्कस वॉल जो है वो बहुत पतला होता है इसके अंदर। इसमें 3 ऑर्डर्स हैं, प्रोटोमाइसिटेल्स, टेफ्राइनेल्स और एंडोमाइसिटेल्स। जो यीस्ट होता है वो एंडोमाइसिटेल्स को बिलोंग करता है। इसमें थैलस यूनिसेलुलर है और कुछ टाइप्स में माइसीलियल, जैसे एरामिस्कस के अंदर माइसीलियल होता है। अलैंगिक प्रजनन यहाँ पर या तो मुकुलन के द्वारा होता है या फिशन के द्वारा होता है, द्विविभाजन या फिर बडिंग के द्वारा से। और ईस्ट के अंदर खास करके जब बडिंग होती है तो एक तरफ से नहीं, कई जगह से हो सकती है, 2-3 जगह से अलग अलग। और फिर जब वो कोशिकाएं उससे अलग नहीं होती हैं तो वो एक माइसीलियम जैसा फील देती हैं, एहसास होता है कि ये माइसीलियम है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के माइसीलियम को बोलते हैं सूडो माइसीलियम या आभासी कवकजाल। ये ईस्ट में आपको कई बार देखने को मिलेगा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है डायरेक्ट फ्यूजन से होता है वेजिटेटिव सेल के, क्योंकि कोई अलग से स्पोर्स नहीं बनते हैं, गेमेटेंजिया नहीं बनते। डाइकैरोटिक फेज इसमें नहीं पाया जाता। ज़ाइगोट ही सीधा एस्कस में डेवलप होता है। और सेक्रोमाइसिटेसी फैमिली है। 1 सेल्ड टाइप्स पाए जाते हैं इसके अंदर। बर्डिंग से या फिशन से हो सकता है। अगर आप देखेंगे ऊपर की लाइन में ये फिशन दिख रहा है कि एक कोशिका है, बहुत सिंपल, वो उसमें मैंने बताया है एक डिप्रेशन डेवलप होना शुरू होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल कंटेंट्स डिवाइड करते हैं और 2 बराबर की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं फिशन। और बडिंग के अंदर जो केंद्रक होता है वो एक साइड पर आ जाता है और उसके पास में ही एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलती है। वो आउटग्रोथ धीरे धीरे उसमें साइटोप्लाज्म का और इनफ्लो होता है और साइटोप्लाज्म उसमें जाता है और वो साइज़ में बढ़ने लगती है। तो कुछ एक डेफिनेट साइज़ होने के बाद में ये यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, नैरो हो जाती है जो जगह होती है, और वहाँ से थोड़ी देर के बाद में कोशिका अलग हो जाती है। तो इस तरह से इसमें बडिंग होता है और ये इसमें काफ़ी कॉमन होता है इस तरह का। अब अगर आप देखेंगे ईस्ट का स्ट्रक्चर, तो ये इकोनॉमिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और शुगर केन जूस पर, फ्रूट्स पर, दूध पर, इस पर काफ़ी मिलता है। जिनमें शुगर बहुत होती है वहाँ पर ये मिलता है। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो यूनिसेलुलर है, करीब अब ईस्ट के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। कुछ में हैप्लॉइड होता है, कुछ में डिप्लॉइड होता है। जो कॉमन फंगस है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो आमतौर पर फर्मेंटेशन के लिए, ब्रेड मेकिंग के लिए काम में लेते हैं, वो डिप्लॉइड होती है। सेल का साइज 6 to 8 माइक्रोमीटर्स, 5 to 6 माइक्रोमीटर्स। सेल वॉल में इसमें 62% प्रोटीन होता है, कुछ लिपिड्स होते हैं, काइटिन बना होता है, प्लस ग्लूकान्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, लगभग 35% के लगभग, और मैनन्स होते हैं 30%। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर सेल को, तो ये बीच में एक बड़ा सा आपको वैक्यूल दिख रहा है जिसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो वैक्यूल है उसमें न्यूक्लियस होता है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि साइड में न्यूक्लियस होता है। फिर ये सेंट्रोसोम है इसके अंदर। न्यूक्लियर वैक्यूल काफ़ी प्रोमिनेंट सी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहाँ पर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, ये वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। साइटोप्लाज्म एक पतली सी लेयर होती है बाहर, जिसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और सेंट्रल जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। सेल वॉल 2 लेयर्ड होती है, और कुछ ने ऐसे बोला मिटाइल ने कि नहीं, 3 लेयर्ड सेल वॉल होता है। ठीक है। और एक सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस मैंने बताया था, जैसे कि
टोनोप्लास्ट होता है, जो टोनोप्लास्ट से घिरी हुई वैक्यूल होती है, ठीक है, जिसमें वाटर होता है, फैट ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ और कण भरे हुए होते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियस की जैसे मैंने बताया था कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक लिंडरग्रेन जैसे हैं वो बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर वैक्यूल में जो है ये पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है, ठीक है। एक तरफ क्रोमेटिन मटेरियल होता है, लगभग 6 क्रोमोसोम्स पेयर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ जो किए गए हैं वेबस्टर ने किए 1980 में, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस जो है और वैक्यूल दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जिसमें पोर्स होते हैं, और कप शेप न्यूक्लियोलस होता है। वैक्यूल से इसका कोई भी लिंक नहीं होता है इसके अंदर। दिस इज़ बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़, ठीक है। न्यूट्रिशन में ये हेट्रोट्रॉफिक है, शुगरी जो फूड होता है उसके ऊपर रहते हैं, और इसको अगर हम कल्चर करना चाहें तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर और जिंक, ये जो मिनरल्स होते हैं ये इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और फर्मेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है ये। जो ये फंगस है यीस्ट, ये सिक्रीट करता है जाइमेज एंजाइम विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन एंजाइम्स कॉम्बिनेशन में, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को पहले सिंपल शुगर्स में तोड़ता है, उसके बाद में फिर अल्कोहल या एसिड ये बनते हैं इससे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जैसे पहले बताया था कि बर्डिंग के द्वारा होता है या फिर फिशन के द्वारा होता है। जब भी बर्डिंग होती है तो जो यंग सेल सेपरेट होता है उसके ऊपर एक कॉन्केव डिप्रेशन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं बर्ड स्कार, और इसी तरह से जहाँ से सेल से, मदर सेल से जो टुकड़ा निकलता है, मदर सेल के ऊपर भी जहाँ से वो बर्ड निकलती है उसके ऊपर एक हल्का सा उभरा हुआ सा हिस्सा रहता है, वो वहाँ का उस पर निशान रह जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, हालांकि बहुत छोटा सेल होता है ये, ध्यान से देखें तो आपको पता चल सकता है कि कहाँ कहाँ पर बर्डिंग हुई है इसके अंदर सेल से, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, सेल डायरेक्टली ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, और इसमें जो एस्कोस्पोर्स होते हैं कॉन्जुगेशन के बाद में या सेल के फ्यूजन के बाद में दो एस्कोस्पोर्स या तो डायरेक्टली हो जाते हैं या फिर जाइगोट बन करके एस्कस डेवलपमेंट होता है। अब इसमें मैंने जैसे पहले बोला था कि इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है, यहाँ पर 3 तरह के आपको डेवलपमेंट दिखते हैं। एक है हैप्लोबायोटिक, एक है डिप्लोबायोटिक, और तीसरा है हैप्लोडिप्लोबायोटिक। तो एक बार देख लें इसमें हैप्लोबायोटिक में क्या होता है, जो थैलस होता है ईस्ट का वो हैप्लॉइड होता है, माने उसमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके हिसाब से लाइफ साइकिल चलता है, जो आमतौर पर सभी फंजाई में कॉमन सा होता है। इस तरह का लाइफ साइकिल है ये शाइज़ोसैक्रोमाइसिस में पाया जाता है। शाइज़ोसैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, क्योंकि 8 स्पोर्स इसमें बनते हैं एस्कस के अंदर। डिप्लोबायोटिक में थैलस जो होता है वो डिप्लॉइड होता है मेनली, और बहुत छोटे समय के लिए हैप्लॉइड स्टेज आती है, ठीक है। दैट इज़ इन सैक्रोमाइसिस लुडविगाई। और हैप्लोडिप्लोबायोटिक जैसे मैंने बताया कॉमन यीस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, उसमें दोनों फेज प्रोमिनेंट होते हैं, हैप्लॉइड भी प्रोमिनेंट होता है, डिप्लॉइड भी प्रोमिनेंट होता है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हैप्लोबायोटिक टाइप, जिसमें कि शाइज़ोसैक्रोमाइसिस में पाया जाता है, ऑक्टोस्पोरस में। यहाँ आप देखेंगे हैप्लॉइड सेल्स दिख रहे हैं, तो सीधे सीधे वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों सेल जुड़ जाते हैं, उनमें कॉपुलेशन होता है, एक कॉमन कोशिका बन जाती है। यहाँ पे देखें कि डाइकैरियोटिक सेल है ये, अब ये जुड़ गया और डिप्लॉइड सेल बन गया। अब इसके डिप्लॉइड सेल बनते ही इसमें मियोसिस होता है, मतलब डिप्लॉइड अवस्था जो है वो सिर्फ एक उस स्टेज पे रहती है जबकि दोनों न्यूक्लियस जुड़ते हैं, और उसके बाद में मियोसिस होकर के पहले 2 केंद्रक, फिर 4 केंद्रक बनते हैं हैप्लॉइड, और फिर 8 केंद्रक बनते हैं। ये 8 केंद्रक अपने चारों तरफ में साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेते हैं और सेल वॉल बन जाती है, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, फिर ये रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये रिलीज़ होने के बाद में बढ़ करके थैलस बना सकते हैं या फिर से वापस इस फेज़ में एंटर करते हैं।
तो ये हैप्लोबायोटिक है। अगर देखेंगे पूरी साइकिल में ज़्यादातर हैप्लॉइड स्टेजेस हैं, डिप्लॉइड स्टेज बहुत छोटा है इसके अंदर। अगला जो टाइप है जैसे कि सैकरोमाइसिस लुडविगाई, इसमें डिप्लॉइड थैलस है। हर सेल जो है वो एस्कस के जैसे काम करता है। तो ये जो मैच्योर सेल है डिप्लॉइड सेल, इसमें मियोसिस होता है, 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। कई बार एस्कोस्पोर्स में मतलब न्यूक्लियाई ही फ्यूज करने लग जाते हैं। अब एस्कोस्पोर में अभी देखेंगे 2-2 का पेयर बन गया है, ठीक है, और वो दोनों आपस में जुड़ करके एस्कोस्पोर्स विद इन द एस्कस। अब ये एस्कस है, उसी के अंदर एस्कोस्पोर्स पड़े रहते हैं और उन्हीं में से कोई 2 एस्कोस्पोर्स जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में न्यूक्लियस भी जुड़ गए और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस से एस्कस में से इसका जर्मिनेशन होता है, ठीक है, स्प्राउट माइसीलियम बनती है। ये स्प्राउट माइसीलियम जो है एक और सेल बनाती है डिप्लॉइड सेल, वो मैच्योर सेल होता है जो इससे सेपरेट होकर के अब नया थैलस बना लेता है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हैप्लॉइड स्टेज कहाँ पर रुकी, खाली सिंपल हैप्लॉइड स्टेज जो मिला आपको सिर्फ उस समय मिला जब मियोसिस हो गया और एस्कोस्पोर्स बने, तो उतनी सी स्टेज के लिए हैप्लॉइड अवस्था होती है। अदरवाइज पूरी लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड है अवस्था प्रोमिनेंट है। तो ये कौन सा हुआ, डिप्लो फेज, ठीक है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ईस्ट में देखें सैकरोमाइसिस सेरेविसी के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए ये हैप्लॉइड से हम चलते हैं। हैप्लॉइड फेज में आपको यहाँ दिख रहे हैं, हैप्लॉइड फेज में ये हेट्रोथैलिक होता है, तो मतलब प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन, मेल एंड फीमेल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जो डिप्लॉइड सेल होगा एस्कस मदर सेल, उससे जब स्पोर्स बनेंगे तो 2 एक टाइप के होंगे, 2 दूसरे टाइप के होंगे, ठीक है। ये रिलीज हो जाते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं और हैप्लॉइड थैलस बनाते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद में इनमें से अलग अलग स्ट्रेन के जो कोशिकाएं होती हैं वह आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और ये जुड़ जाती हैं। प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होता है, फिर डिप्लॉइड आपको जाइगोट मिल गया। अभी जो जाइगोट है इसमें इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगा, इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस के द्वारा बहुत सारे डिप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, मतलब डिप्लॉइड थैलस बनता है और उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये डिप्लॉइड कोशिका एस्कस मात्र कोशिका या एस्कस मदर सेल के रूप में काम करती है। मियोसिस होने के बाद में 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, 4 न्यूक्लियाई में फिर 4 एस्कोस्पोर्स बनेंगे और वो एस्कोस्पोर्स फिर से हैप्लॉइड थैलस बनाएंगे। तो अगर इसकी लाइफ साइकिल में देखेंगे कि जितना प्रोमिनेंटली डिप्लॉइड फेज है, द्विगुणित अवस्था है, उतनी ही प्रोमिनेंटली अगुणित अवस्था भी है। तो ये कैसी साइकिल हुई, हैप्लो डिप्लो बायोटिक, मतलब हैप्लॉइड फेज भी है और डिप्लॉइड फेज भी है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ईस्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है।